आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर अंतिम जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है, जो चौथे नंबर का, जिसको आधुनिक काल कहते हैं, और दूसरा नाम उनका उसका गद्य काल भी है। उसी के ऊपर मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो डाली थी कि आधुनिक काल का विभाजन 6 भागों में किया गया है, जिसके ऊपर पहली वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। पहला काल विभाजन भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से है, दूसरा काल विभाजन द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है, तीसरा छायावाद काल है, और चौथा प्रगतिवाद है, पांचवा प्रयोगवाद है, और छठा नई कविता जो अब तक चल रही है, प्रेजेंट चल रहा है। उसका अलग अलग कविता जिसमें शाटोत्री कविता वगैरह आती हैं, तो 1960 के बाद लिखी गई जो कविताएँ शाटोत्री, अब इनका जो वर्ण विषय है, इन आधुनिक काल की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं जिनको हम विशेषता कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से अपन बात करेंगे। तो देखिए, आधुनिक काल चौथा क्या है आपका? आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल जिसको क्या बोला है? गद्य काल। गद्य काल समय सीमा क्या है इसकी? 1900 से लेके वर्तमान जो चल रहा है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन किया गया है। तो गद्य काल नाम दिया है। और गद्य काल नाम क्यों दिया है? गद्य काल नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस काल में सबसे ज़्यादा गद्य का विकास हुआ, और गद्य के विकास में कोई एक चीज़ नहीं, अनेक प्रकार की गद्य की विधाएँ हैं, जिनमें खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और निबंध लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, भेद वार्ता है, एकांकी है, बहुत सारी जो गद्य की विधा है। ज़्यादातर न्याय से शुरुआत होती है। किससे? आधुनिक काल से। इसीलिए पहला नामकरण जो आधुनिक काल के अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसी के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो दिया है कि गद्य काल का विकास, गद्य काल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसका? जो क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है। सबसे ज़्यादा हिंदी गद्य के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग फोर्ट विलियम कॉलेज का है, जिसके आचार्य जो हैं वो क्या थे? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट, जिन्होंने क्या किया है? हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण और हिंदी भाषा को समझने का प्रयास किया, हिंदी भाषा को अच्छी तरह से विकास की गति देने का काम फोर्ट विलियम कॉलेज के आचार्यों ने। और भी नाम आते हैं, जिनमें नाम आता है क्या? सदा सुखलाल। सदा सुखलाल, जिन्होंने क्या लिखा था? सुख सागर। सुख सागर। एक नाम आता है लल्लू लाल।
लल्लू लाल। इन्होंने क्या लिखा था? प्रेम सागर। लल्लू लाल ने क्या लिखा था? प्रेम सागर। सदल मिश्र, सदल मिश्र, इन्होंने क्या लिखा था? नासिकेतो उपाख्यान। और चौथा इंसा अल्लाह खान, क्या लिखा था? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। हिंदी गद्य का विकास फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में जो स्थापित है, जिनके आचार्य जो प्रोफेसर थे, वहाँ से हिंदी भाषा का जो खड़ी बोली है उसमें अनेक तरह की जो काव्य रचना है, उनमें इन प्रोफेसरों शुरुआती गद्य का जो विकास है यहाँ से दिखाया है, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के आचार्य जॉन गिलक्रास्ट, जिन्होंने हिंदी भाषा का व्याकरण और अंग्रेजी सरकार थी उनको समझाने का पढ़ाने का काम किया था। हिंदी भाषा के व्याकरण को सुदृढ़ रूप दिया था। और सदाशिव लाल ने सुख सागर लिखा है, ये इसी गद्य की देन है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है। सदल मिश्र ने नासिकेतो उपाख्यान लिखा है। और इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। यहाँ से आधुनिक काल की गद्य का जो विकास है, गद्य का जो विकास है वो दिखाई देने लग जाता है। और आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं कि आधुनिक काल के आदिदूत कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उन्हीं के आधार पर इस नाम का नामकरण किया गया है। अब देखिए, बात यह है कि आधुनिक काल जो है उसकी विशेषता है। आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं, अब देखिए आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में देख लीजिए। अब आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं, ध्यान रखना, उसमें भारतेंदु युग की विशेषताएं भी आएंगी, उसमें द्वितीय युग की विशेषताएं भी आएंगी, उसमें छायावाद की विशेषताएं भी आएंगी, उसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, सारे के सारे जो विभाजन हुआ है 6 भागों में, उन सारे 6 भागों की विशेषताओं को सम्मिलित रूप में आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के रूप में आप लिख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं जिसमें क्या है? देश प्रेम। देश प्रेम की भावना क्या है? सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना खड़ी बोली में काव्य रचना, यथार्थवाद का चित्र क्या है? शोषित के प्रति आक्रोश और छठा है शोषक के प्रति सहानुभूति। छठा क्या है? नए उपमानों का
नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक युग बोध का चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण का वर्णन मिलता है और विभिन्न वादों का विकास। इस प्रकार और भी आप बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, यह आपके ऊपर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ने के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने गहन अध्ययन किया है तो 10 की जगह आप 15 भी लिख सकते हो। गहन अध्ययन नहीं किया तो 10 की जगह आपकी 5 भी रह सकती है। ये सिर्फ पढ़ने के ऊपर है, क्योंकि पढ़ाई से अनुभव होता है। अनुभव जब होता है तो सारी चीज़ें दिमाग में क्रम से वो आती चलती हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना पढ़ाई करते हो। तो देखिए, शॉर्ट रूट में ये सारी की सारी, इसमें छायावाद की भी हैं, इसमें द्वितीय युग की भी हैं, इसमें भारतीय युग की भी हैं, इसमें प्रगतिवाद की भी हैं, इसमें नई कविता की भी हैं। समझ लो, तो एक सम्मिलित, अगर 5-6 काल में विभाजित है आधुनिक काल, अगर 6 कालों की आप 2-2 भी लिखोगे ना तो 12 तो वैसे ही हो जाती है। लेकिन ये सब कब संभव होगा? जब आप अच्छी तरह से अध्ययन कर पाओगे। तो ये आपकी, अब देखिए शॉर्ट रूट में थोड़ा सा देख लो, देश प्रेम की भावना। सीधी बात है कि ये काल जो था आधुनिक काल, इसमें जो ब्रिटिश सरकार जो थी, जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार जो कर रही थी, तो एक घुटन महसूस हो रही थी। भारतीयों को जो सम्मान मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा था। समझ लो, तो ऐसी स्थिति में देश प्रेम की भावना उमड़कर जनता के मन में आई, और देश की भावना जैसी उमड़ी, ठीक उसी प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है, विदेशी सत्ता है, उसको यहाँ से खदेड़ कर बाहर भगा दिया। उसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन, बहिष्कार होने लगा। ये सब कब संभव हुआ? जब हमारे देश के लोगों का सोया हुआ ज़मीर जो जागा, और देश का जो देश के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे भारत देश का जो गौरवगान है, उसको कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से जगाने का काम किया। क्योंकि भारतीय युग को दूसरा नाम क्या है? नवजागरण काल, और उसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, नवजागरण काल भी कहते हैं। तो नवजागरण काल, पुनर्जागरण, इसका मतलब भारतीय जनता को, सोई हुई जनता को जगाने का काम आधुनिक काल के कवियों ने किया है। तो देश प्रेम की भावना कूट कर भरी हुई थी आधुनिक काल के कवियों में। सामाजिक चेतना का मतलब है कि जो समाज विखंडित हो रहा था, समाज में अनेक तरह की कुरीतियाँ जो थी वो प्रचलित हो रही थी, समाज में अनेक प्रकार के ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास जो हो रहे थे, जिसमें जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी जो चीज़ें थी। तो सामाजिक चेतना की एक लहर दौड़ी, और समाज से इन सारी चीज़ों को अपने कवियों ने अपनी कविता और रचनाओं के माध्यम से उनको सचेत किया। समझो, और हमारी भारतीय अतीत और संस्कृति क्या है उसके बारे में उनको बताया। तो सामाजिक चेतना का काम इन कवियों ने किया। खड़ी बोली में काव्य रचना, खड़ी बोली, क्योंकि हिंदी भाषा का जो उद्भव विकास हुआ है वो सीधा ही नहीं आया। मैंने पहले भी आपको बताया, सबसे पहले जो विकास हुआ है हिंदी भाषा का, क्योंकि संस्कृत हमारी जन्मी मानी जाती है हिंदी भाषा की, तो संस्कृत भाषा है।
जो वैदिक भाषा थी, फिर संस्कृत भाषा है, फिर पाली भाषा है, फिर प्राकृत भाषा है, फिर अपभ्रंश भाषा है, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का उद्भव विकास हुआ है 11वीं शताब्दी में जाके। तो सीधी बात है कि इससे पहले क्या थी? प्राकृत भाषा, पाली भाषा जो बौद्धों ने अपने ग्रंथों में काम ली है, प्राकृत भाषा जिसका जैन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में लिया है, और उसके बाद अपभ्रंश भाषा जो जस्ट हिंदी से पहले भाषा का उद्भव विकास था, तो उसको दिखाया है। इसके बाद अपभ्रंश के बाद स्थान किसने ग्रहण किया था? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में सबसे ज़्यादा साहित्य रचा गया, और उसके बाद धीरे धीरे अपभ्रंश खत्म हुआ, उसके बाद ब्रज और अवधी खत्म हुई, और उसके बाद 11वीं शताब्दी आते आते खड़ी बोली ने अपना स्थान ग्रहण किया। तो खड़ी बोली में काव्य रचना इस आधुनिक काल में जो कवि हैं उन्होंने खड़ी बोली को ही अपना काव्य का आधार बनाया। यथार्थवाद का चित्रण, क्योंकि यथार्थवाद का चित्रण ये हमारी जो साहित्य है, साहित्य का एक मुख्य ध्येय होता है, जो हमारे परिवेश जो है उस परिवेश में जो यथार्थ रूप, जो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो यथार्थ रूप है, उस यथार्थ रूप को प्रकट करना ही साहित्य का परम कर्तव्य है। समझ लो। तो ये क्या है? यथार्थ। यथार्थ क्या होता है? जो परिवेश में स्थिति है उसका वास्तविक रूप में चित्रण करना यथार्थवाद कहलाता है। तो ये इनकी काव्यों में मिलता है। शोषित के प्रति आक्रोश। शोषित का मतलब है जो बड़े महाजन हैं, जो बड़े मील मजदूर मालिक हैं, जो क्या करते हैं, जो निम्न वर्ण के लोग या फिर मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनका शोषण करते हैं, तो उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है कि भाई आम आदमी का शोषण नहीं होना चाहिए, उनकी जो मेहनत मजदूरी है उसका हक, उसका पैसा उनको मिलना चाहिए। ये क्या है? आधुनिक काल, इससे पहले नहीं था, लेकिन आधुनिक काल में आके आम जनवादी जो भाषा के रूप में कहें अपन कि जनवादी चेतना दिखाई देने लगती है। तो शोषक के प्रति आक्रोश दिखाया है, शोषक के प्रति सहानुभूति। और जो शोषक है, शोषक का मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो मेहनत करता है, जो उसको उसकी मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, करुणा, दया, प्रेम, उदारता दिखाई है। समझ लो आप। नए उपमानों का प्रयोग। नए उपमानों का प्रयोग का मतलब है कि ये विशेषता कहाँ से है? छायावाद से है। नए उपमान, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो पुराने जो उपमान थे, जो सड़े गले जो बासी हो चुके थे, उनको त्यागने के बाद नए उपमानों को अपनी काव्य रचनाओं में उनका प्रयोग किया, इसीलिए प्रयोगवाद कहलाया। तो नए उपमानों का प्रयोग हमारे काम में होने लगा। आधुनिक युग बोध का चित्रण। आधुनिक युग बोध, अब से पहले आपने देखा आदिकाल में आदिकाल का चित्रण था, उससे पहले भक्ति काल का चित्रण था, उससे पहले नीति काल का था, लेकिन यहाँ क्या दिया है? आधुनिक युग बोध। आधुनिक युग, इसका मतलब आधुनिक जो युग है उसमें मेन चीज क्या है? उन चीज़ों को अपनी काव्य रचनाओं का आधार बनाया है, और उसमें कौन है? मानव। तो मानव के दुख है, पीड़ा है, संतरास है, उसकी घुटन है, और स्त्री पुरुषों के पारस्परिक जो ईर्षा, द्वेष, घृणा, प्रेम का चित्रण, ये सारे आधुनिक युग बोध में दिखाए हैं आधुनिक कवियों ने। प्रकृति चित्रण का वर्णन। प्रकृति चित्रण वर्णन, इसका मतलब कि प्रकृति चित्रण जो है वो पहले से भी दिखाया जा रहा है, जिसमें राम का धारा में भी आपने देखा, कृष्ण का धारा में भी आपने देखा, रीति काल में भी प्रकृति का चित्रण किया है। तो प्रकृति चित्रण का वर्णन आधुनिक कवियों ने भी किया है। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन और यमुना वर्णन में प्रकृति का मनोरम चित्रण दिखाया है, जिसमें नदी, नाले, पहाड़, झरना, आकाश और जो दिया है सूरज है, चांद है, सितारे हैं। तो एक मानवीकरण जो बोलते हैं, मानवीकरण, प्रकृति को मानवीय अलंकार आरोपित करके प्रकृति के
रूप या प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित किया जाता है। मानवीय अलंकार के माध्यम से प्रकृति का उन्होंने बहुत बखूबी चित्रण किया है। क्या दिया है? विभिन्न वादों का विकास। विभिन्न वाद, एक नहीं बहुत सारे वादों का इसमें विकास हुआ है। जैसे आपने पढ़ा प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, समझ लो आप। और क्या पढ़ा है? हलावाद, स्वच्छंदतावाद। हलावाद जो कौन थे? प्रमुख कवि हलावाद के, जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी थे, हरवंश राय बच्चन हलावाद कवि के नाम से जाने जाते हैं, जो मौज मस्ती की कविता करते थे। तो विभिन्न प्रकार के वाद, जिसमें स्वच्छंदतावाद है, हलावाद है, प्रगतिवाद है और प्रयोगवाद है, ये सब जितने भी वाद हैं इस आधुनिक युग में ये सारे देखने को मिलते हैं। और भी बढ़ाना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप? जनवादी। जनवादी क्या है? विचारधारा। विचारधारा, जनवादी विचारधारा का मतलब जानते हो? जन माने आदमी। इसका मतलब आदमी की भावनाओं को समझने का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जो जनवादी है, जन माने आदमी की भावनाओं के विचारों को समझने का प्रयास किया था। पहले नहीं था। पहले तो भक्तिकाल, नीतिकाल, राजा महाराजाओं को यशोगान से ही फुर्सत नहीं था। लेकिन यहाँ आके जनवादी विचारधारा को महत्व दिया, उनकी भावनाओं को समझा। समझ लो। और इसके बाद में और भी आप लिख सकते हो, तो उसमें लिख दो भाषाई प्रेम। भाषाई प्रेम तो 11 तो 12 क्या है? भाषाई प्रेम। भाषाई प्रेम। भाषाई प्रेम का मतलब जानते हो? अरे भाषाई प्रेम का मतलब है कि जो भाषाएं थी, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा अंग्रेजी लोग भाषा को थोपा जा रहा था, तो धीरे धीरे जो भारत के नागरिक हैं उनके मन में उस भाषा के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। और उस भाषा को लेकर भाषाई प्रेम जो हिंदी है, तो हिंदी के प्रति भारतीय लोगों का प्रेम जागा और दूसरी भाषाओं के स्थान पर अपनी भाषा को ही महत्व देना उन्होंने उचित समझा। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भी था कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है, जब तक उसके अंदर का सूर समाप्त नहीं हो सकता, जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा उन्होंने भाषाई प्रेम के ऊपर भी प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार आपके आधुनिक काल की जो क्या है विशेषताएं हैं वो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।